तो इस वीडियो में परादी गुण की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने अपने गुरुवादी गुण है ना, जो 20 गुण थे वो हमने अच्छे से पढ़े थे, है ना। आपको उसको अच्छे से नोट्स बना के अच्छे से उसको याद करने हैं। तो वो वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गई थी, है ना, थोड़े गुण भी बड़े थे, पर ठीक है, एक वीडियो में कंप्लीट हो गए। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारे बाकी के बचे हुए गुण हैं, यानी कि परादी गुण, आध्यात्मिक गुण और हमारे सार्थ गुण की, है ना। इस वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले जो हमारे परादी गुण है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये परादी गुण के बारे में। सबसे पहले आपको इसकी संख्या याद रखनी है, उसके बाद हो सके तो आप इसका श्लोक भी याद कर लें, बट जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वो तो आपको 100% याद रखनी ही है। सबसे पहले ये जो हमारा श्लोक है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, जिसकी रेफरेंस हमें चरक सूत्र 26वें चैप्टर में मिलेगी। तो यहाँ पे क्या बताया कि परापरत्वे युक्तिश्च संख्या संयोग एव च विभागश्च पृथक्त्वं च परिणाम च संस्कारो अभ्यास इत्येते गुणा गेया परादय सिद्ध्य उपाये चिकित्सा लक्षणे स्थान प्रचक्षमहे, है ना। तो ये हमारा परादी गुण का श्लोक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो परादी गुण है वो है हमारा परत्व, जिसे हम सुपीरियरिटी भी कहते हैं, है ना। इस इंग्लिश में सुपीरियरिटी भी कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? प्रधानता, है ना। एक जाति के अनेक द्रव्यों में जो प्रधान हो उसे हम पर कहते हैं। उसके बाद वैशेषिक सूत्र के अनुसार देश एवं काल की अपेक्षा से जो सन्निकृष्ट हो वह पर है ना। इसकी एग्जाम्पल क्या है? काल में विसर्ग और देशों में जो हमारा मरु है, मरु देश है, वो हमारा, है ना, परत्व गुण की एग्जाम्पल है। यानी कि जो सबसे सुपीरियर होगा उसका अर्थ हमारा परत्व होगा। सिमिलरली इसके जो ऑपोजिट है वो है हमारा अपरत्व, जिसका अर्थ है इंफीरियरिटी, है ना। इसका अर्थ है कि जो हमारा परत्व के विपरीत हो वो हमारा अपरत्व है ना। इसका अर्थ है अप्रधानता, है ना। अपनी जाति में जो अप्रधान होता है वह हमारा अपरत्व कहलाता है। यानी कि अनुपदेश, आदान काल और वृद्ध भय, ये हमारे अपरत्व होते हैं, है ना। तो जो हमारा परत्व है उसका अर्थ है जो हमारा सबसे श्रेष्ठ होगा। यानी कि जो जितने भी हमारे काल हैं उसमें जो हमारा विसर्ग काल है वो सबसे श्रेष्ठ है। देशों में जो हमारा मरु देश है वो सबसे श्रेष्ठ है ना। सिमिलरली हम इसके ऑपोजिट कर देंगे कि जो सबसे इंफीरियर है, जो सबसे अश्रेष्ठ है, वो हमारा अपरत्व में आ जाएगा। जैसे कि हमारा अनूप देश, आदान काल और वृद्ध भय जो हमारा अपरत्व की एग्जाम्पल है, वो हमारा अपरत्व में आ जाएगा, है ना। वो हमें याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या बताया कि परत्व और अपरत्व के दो प्रकार हैं। यानी कि आचार्यों ने परत्व और अपरत्व को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो है हमारा दिक्कृत और कालकृत। दिक्कृत का अर्थ क्या है कि जो दूर स्थित वस्तु में परत्व या परत्व तथा समीप वस्तु में अपरत्व का ज्ञान होता है वो हमारा दिक्कृत होता है। उसके बाद कालकृत क्या होता है कि बड़े में परत्व का ज्ञान तथा छोटे में अपरत्व का ज्ञान होता है, वो हमारा कालकृत होता है। उसके बाद इन दोनों का हमारा चिकित्सीय महत्व यानी कि इनका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है, तो वो है परत्व का प्रयोग देश, काल, वय, मान, वीर्य आदि में किया जाता है ना। एग्जाम्पल जांगल देश, विसर्ग काल और युवावस्था, ये हमारा पर है। सिमिलरली जो मैंने पीछे बताया आपको कि जो इससे ऑपोजिट होगा, है ना, जो इससे अश्रेष्ठ होगा वो हमारा अपरत्व होगा। यानी कि जांगल देश श्रेष्ठ है तो जो हमारा अनूप देश है वो हमारा अपरत्व की एग्जाम्पल होगी। आदान काल और जो हमारी वृद्ध अवस्था है वो हमारा अपर होगा। उसके बाद बताया कि चिकित्सा करते समय औषधि चयन में पर और अपर का विचार करके जो हम चिकित्सा की युक्ति लगाते हैं तो वो हम इसके आधार पर ही लगाते हैं। उसके बाद युक्ति, युक्ति यानी कि लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें क्या बताया कि दोष आदि का विचार करके औषध की योजना करना ही युक्ति कहलाता है ना। इसकी एग्जाम्पल है कि विष का युक्ति पूर्वक प्रयोग करना, ये हमारी युक्ति की एग्जाम्पल है। उसके बाद है चिकित्सा महत्व। तो इसका मतलब क्या है कि व्याधियों के अनेक पहलुओं यानी कि हेतु, लक्षण आदि को देखकर ही संप्राप्ति की युक्ति लगाना, ये हमारा युक्ति का चिकित्सीय महत्व है। नेक्स्ट है हमारा संख्या, है ना। संख्या जिसे हम नंबर बोलते हैं। तो इसमें बताया कि
जिससे द्रव्य का सम्यक ज्ञान हो उसे हम संख्या कहते हैं। यानी कि संख्या के द्वारा ही दोष, विकार एवं द्रव्य के भेद आदि व्यक्त किए जाते हैं। यथा 3 दोष, 8 ज्वर, त्रिफला, पंचविध कषाय कल्पना, ये हमारी संख्या होती है। उसके बाद इसका चिकित्सीय महत्व क्या है कि औषधि के मान का ज्ञान भी संख्या के आधार पर ही होता है। नेक्स्ट जो हमारा संयोग गुण है, जिसका अर्थ है कंजुगेशन, इसमें क्या बताया कि दो या अधिक द्रव्यों का परस्पर मिलन का जो संयोग होता है उसे हम संयोग कहते हैं। उसके बाद संयोग को हमारे आचार्यों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो वो है हमारा द्वंद्वज कर्म, है ना, सर्वकर्मज और एक कर्मज। जो द्वंद्वज कर्म है इसके बारे में बताया कि द्रव्यों के परस्पर मिलन में दोनों का सक्रिय रूप में भाग लेना, ये हमारा द्वंद्वज कर्म है। उसके बाद सर्वकर्मज क्या है कि अधिक द्रव्यों के परस्पर मिलन में दोनों सभी का सक्रिय भाग लेना, ये हमारा सर्वकर्मज है। और क्रिया एक ही पक्ष की ओर से होती हो एवं दूसरा पक्ष निष्क्रिय हो, तो ये हमारा एक कर्मज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे विभाग गुण की, जिसका अर्थ है डिसजंक्शन, है ना, इसके बारे में क्या बताया कि द्रव्यों के विभाजन एवं संयोग के नाश को विभाग कहते हैं, है ना। विभाग को भी अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, द्वंद्वज कर्म, सर्वकर्मज और एक कर्मज। द्वंद्वज कर्म क्या है कि दो द्रव्यों एक दूसरे से अलग होते हैं, उसे हम द्वंद्वज कर्म कहते हैं। उसके बाद जिसमें 2 से अधिक द्रव्य आपस में विभक्त होते हैं उसे हम सर्वकर्मज कहते हैं। उसके बाद एक कर्मज क्या है कि एक क्रियाशील द्रव्य अन्य क्रियाशील द्रव्य से अलग होता है, उसे हम एक कर्मज कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पृथकत्व, जिसे हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया कि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से भिन्न करने वाला जो गुण होता है उसे हम पृथकत्व कहते हैं। ये भी हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले है हमारा असंयोग और अनेकता, ये हमारे पृथकत्व के टाइप्स हैं। सबसे पहले असंयोग क्या है कि दो वस्तुओं का कभी संयोग ही ना हो सके, उसे हम असंयोग कहते हैं, है ना। यहाँ पे आ गया ना यानी कि संयोग ना हो उसे हम असंयोग बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल त्वचा विकार से अस्थि का विकार होना, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, कभी भी इनका संयोग नहीं हो सकता, तो ये हमारी असंयोग की एग्जाम्पल है। उसके बाद है विजातीय द्रव्य, जिनमें लक्षणों की असमानता होती है, उसे हम कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल है पामा की दद्रु से पृथकता, ये हमारी वैल शन्य की एग्जाम्पल है। उसके बाद है समान जाति वाले द्रव्य में भी विविध रूप होते हैं, उनके पृथकत्व को अनेकता रूप होना, ये हमारा अनेकता कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एक गाय को वर्ण के आधार पर अनेक गायों से पृथक किया जा सकता है, तो ये हमारी अनेकता की एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा परिमाण, जिसे हम अमाउंट या फिर मेजरमेंट बोलते हैं, ना। इसका अर्थ है कि मान को ही परिमाण कहा जाता है ना। मान के टाइप्स बताए हैं, कलिंग, मगध, अनु, दीर्घ, महत, ह्रस्व, पौतव, ध्रुव और पार्य, ये हमारे मान के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद परिमाण का चिकित्सीय मतलब क्या है कि औषधि मात्रा का जो निर्धारण करते हैं वो हम मान के अनुसार ही करते हैं। उसके बाद सेकंड लास्ट जो हमारा परत्व गुण है वो है हमारा संस्कार, जिसे हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है कि संस्कारों ही गुण अंतराध्यानम उच्यते, है ना। यानी कि किसी क्रिया द्वारा गुणों में परिवर्तन लाना ही संस्कार कहलाता है ना। जिन द्रव्यों में जो स्वभाववत नहीं पाए जाते हैं उन गुणों को उन द्रव्यों में संस्कार द्वारा लाया जा सकता है, इसे हम संस्कार कहते हैं। संस्कार के आगे 3 टाइप्स बताए हैं, वेग, भावना और स्थिति स्थापकत्व, है ना। सबसे पहले जो हमारा वेग है उसमें बताया कि गति निर्माण की जाती है ना। जब हम गति का निर्माण करते हैं उसे हम वेग संस्कार कहते हैं। उसके बाद पूर्व में अनुभव किए गए विषयों का ज्ञान जिस संस्कार से होता है उसे भावना कहते हैं। और जो हमारा स्थिति स्थापकत्व जो हमारा संस्कार है, इसमें क्या बताया कि अपने स्थान से अलग हुए पदार्थ पुनः अपने स्वाभाविक स्थिति में आ जाते हैं, उसे हम स्थिति
कत्व जो हमारा संस्कार है वो कहते हैं। उसके बाद इसका चिकित्सीय मतलब क्या है कि द्रव्यों की कार्यकारिता को बढ़ाने के लिए, है ना, जो हम भावना रूपी संस्कार करते हैं, तो वो हमारा इसका चिकित्सीय मतलब यानी कि इसका अप्लाइड एस्पेक्ट है। लास्ट है हमारा अभ्यास गुण, जिसे हम प्रैक्टिस बोलते हैं। तो इसमें क्या बताया कि किसी पदार्थ का निरंतर सेवन करना अभ्यास कहलाता है, यानी कि चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि गुणकारी औषध या जिसे हम द्रव्य कहते हैं एवं कर्म जिसे हम योग कहते हैं, उसका जो लाभ है वो अभ्यास से ही हमारा प्राप्त होता है। उसके बाद अभ्यास का चिकित्सीय मतलब क्या है कि पथ्य या पथ्य निर्धारण करने के लिए अभ्यास गुण का प्रयोग किया जाता है और व्याधि के अभ्यस्त हेतु का परिवर्जन कर पथ्य का निर्धारण किया जा सकता है, तो वो भी हमारा अभ्यास के वजह से ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे आध्यात्मिक गुण, है ना, जिनकी संख्या हमने 6 पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ी थी बुद्धि, सुख दुख, इच्छा द्वेष प्रयत्न। तो ये हमारे आध्यात्मिक गुण थे। तो यहाँ पे क्या बताया कि इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न चेतना धृति बुद्धि स्मृति व अहंकार ये आत्मा के लक्षण बताए गए हैं, किंतु बुद्धि के अंतर्गत ही चेतना धृति स्मृति व अहंकार का समावेश किया जाता है। अतः इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न व बुद्धि ये हमारे 6 आत्मगुण बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे 7 या फिर जिसे हम विशिष्ट गुण बोलते हैं। तो जो थे हमारे इंद्रियार्थ, जो हमने पीछे भी पढ़े थे हमारे द्रव्य चैप्टर में, तो वो है हमारे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, है ना। शब्द में हमारी आकाश महाभूत होता है, स्पर्श में वायु महाभूत, रूप में हमारा अग्नि महाभूत, रस में हमारा जल महाभूत और लास्ट में जो हमारा गंध है उसमें हमारा पृथ्वी महाभूत होता है ना। है ना, जो हमारी श्रोत्र इंद्रियां हैं तो उसमें हमारी आकाश महाभूत की प्रधानता होती है, स्पर्श इंद्रियों में वायु महाभूत की, चक्षु इंद्रियों में अग्नि महाभूत की, रस इंद्रियों में हमारी जल महाभूत की और लास्ट में जो हमारी घ्राण इंद्रियां उसमें हमारे पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। उसके बाद लास्ट में क्या बताया गया है कि 20 गुणों के अतिरिक्त कुछ अन्य गुणवादी गुणों का वर्णन किया गया है। तो वो गुण कौन से हैं? व्यवाई, विकासी, सुगंध, दुर्गंध और आशुकारी, जो हमने पढ़े थे हमारे आचार्य सुश्रुत और हमारे आचार्य भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग, है ना। तो मैंने वहां पे हाईलाइट कर दिए थे, तो यहाँ पे मैंने फिर भी एक बार दोबारा लिख दी है, तो ये भी आप अपने ध्यान में रखना एक बार, ठीक है। तो ये था हमारा गुण चैप्टर। तो यहीं पे जो हमारा चैप्टर है वो खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, है ना। इसके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएंगे, आप वहां से देखकर अपने नोट्स अच्छे से बनाएं और इसको अच्छे से याद करें, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन थैंक यू सो मच।